लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट, उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। और पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों का नाम था। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है और कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। पहले लिस्ट में 195 नामों का ऐलान हुआ था और आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को असलहा लाइसेंस में धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा सुना सकती है। ये मामला 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस से जुड़ा है। इसमें मुख्तार अंसारी पर डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई में बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा था। पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी। इसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने तब 12 मार्च को फैसला तय किया था सुनाना, लेकिन कल कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, लेकिन आज तक के लिए फैसला टाल दिया गया था। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी और अदालत इस मामले में अभी याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई कर रही है। आज की सुनवाई में भी सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तस्नीम अहमदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगी। मुस्लिम पक्ष की बहस खत्म होने के बाद अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि कल की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी करोड़ों की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम उन्नाव पहुंचेंगे, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर 84 के चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इसके साथ ही कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फर्रुखाबाद दौरे के दौरान जिले के क्रिश्चियन ग्राउंड में कई परियोजनाओं को लोकार्पण करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद सीएम योगी बरेली दौरे पर पहुंचेंगे, जहां महादेव सेतु समेत करोड़ों के रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। जनवरी 2024 से डीए की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और इसके साथ ही राज्य के करीब 10 लाख राज्य कर्मियों और 8 लाख कृषकों को इसका फायदा होगा। यूपी के 12 लाख पेंशनरों को इससे सीधे फायदा पहुंचेगा। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज मोदी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक पीएम मोदी के निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 12 बजे होगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये मोदी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी और पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों का आभार और धन्यवाद भी जता सकते हैं। साथ ही आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जेकेएनएफ के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है।
और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, ढाबे में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 5-6 दुकानें आई हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बिसरख थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। भीषण आगजनी यहां पर हुई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ढाबे में ये अचानक से भीषण आग लग गई। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और आगरा में अचानक से टूरिस्ट की 2 बस और एक ऑटो में आग लगने से हड़कंप मच गया। जैसे ही आग की लपटें आसपास के लोगों ने देखी तो अफरा तफरी मच गई। एक होटल के पार्किंग में कई टूरिस्ट की बस और ऑटो खड़े थे, तभी अचानक से एक टूरिस्ट बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि एक बस और एक ऑटो को भी चपेट में ले लिया। होटल के कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ये मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। तो बस है और एक टेम्पो ट्रैवल है जिसमें आग लगी थी। अच्छा, कितनी भयंकर आग लगभग जी? बहुत भयंकर आग है। हम तो कब तक डर गए थे सारे। हमें सभी पुलिस वालों को फोन किया और उसको फोन किया था दमकल वालों को, तो वो अपने सही टाइम से आ गए और ये आग हो जाती। कंट्रोल हो गया आग पे? हाँ, कंट्रोल हो गया। कुछ मालूम पड़ पाया कौन से होटल में ठहरे हुए थे ये लोग? ये सर पता नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भू माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने 2 लाख वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया है। भू माफिया के चंगुल से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 460 करोड़ बताई जा रही है। सीईओ रवि कुमार के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि आगे भी अवैध कब्जा के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और चित्रकूट में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई है। लूट को अंजाम देने आए बदमाशों का पुलिस से सामना हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। एक सिपाही भी घायल हो गया है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजापुर थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। राहुल के साथ आए थे। राहुल की और गाड़ी थी और पुलिस वाले वहाँ रुकाने लगे, रोके नहीं हम लोग। और ये गाड़ी चला रहा था। उसके बाद फिर गाड़ी भगा लिए पुलिस वाले, जबरदस्ती पकड़ के रोके। फिर हम लोग भागने की कोशिश की और 1-2 आदमी थे वो फायर करने लगे पुलिस वालों के ऊपर, तो पुलिस वाले भी हम लोग के ऊपर फायर करे, फिर पैर में गोली लगी। राजापुर क्षेत्र नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत मुठभेड़ में ही गोली लगी है? हाँ, मुठभेड़ में गोली लगी है। और देश में सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कान्हा की नगरी मथुरा में भी डीएम एसएसपी लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से संवाद भी कायम कर रहे हैं। पैरामिलिट्री और भारी संख्या में पुलिस बल ने मथुरा में फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी ने बताया कि मथुरा गंगा यमुनी तहजीब का शहर रहा है। सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद कायम किया जा रहा है। जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, उनका भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में भी लगातार भ्रमण करते हुए लोगों से संवाद बनाया जा रहा है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे अमन चैन का माहौल है। गंगा जमुनी तहजीब का जनपद है जनपद मथुरा। लगातार हम लोग सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए अच्छा समन्वय है यहाँ पे। सीएए लागू होने के बाद आगरा में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सिटी खुद सड़कों पर दिखाई दिए। देर रात को पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ और डीसीपी सिटी सूरज राय फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की और सुरक्षा का आश्वासन भी जताया। नागरिकता संशोधन कानून के देश भर में लागू किए जाने के बाद कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भटकावे की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो कई मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि ये विभाजनकारी कानून है।
लेकिन सरकार विपक्ष के एक एक भ्रम से पर्दा उठा रखी है ताकि सीए के नाम पर भड़काऊ गैंग एक्टिव ना हो सके। सीएए विरोधी 2024 में भी 2019 वाला माहौल बनाना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आप का विरोध हो रहा है तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे किसी की नागरिकता गई तो वो चुप नहीं बैठेंगी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो किसी भी हालत में बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है। सीएए विरोधी अब भी वही बातें कर रहे हैं जो 2019 में कही जा रही थी और मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा था कि इस कानून के आने से उनकी नागरिकता छिन सकती है। तब अफवाह फैलाई गई थी कि सीएए कानून के जरिए मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि ये कानून नागरिकता छीनने को लेकर नहीं, नागरिकता देने के लिए है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भड़काने में लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे दी है। वहीं केरल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सीएए को लागू होने नहीं देंगे। ये धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना इंसानों को, ये आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कानून बना है। हमें कानून में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इस बात में है कि धर्म के आधार पे इंसानों को मत बांटो। जिनको अपमानित किया गया था उनको सम्मान देने का कानून है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आपके तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है। मोदी विरोधियों का यह दावा है कि इस कानून से खास तौर से मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ये कानून प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तीसरा विरोध इस बात को लेकर था कि इस कानून के जरिए मुस्लिमों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम धार्मिक तौर पर प्रताड़ित नहीं है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केरल के सीएम पी विजयन का दावा है कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक नागरिकता पर कानून बनाना संघ सूची में आता है और इस मामले में केंद्र कानून बना लेता है तो उसे राज्य को मानना ही होगा। केंद्र की सूची में आने वाले विषयों पर राज्य सरकारों को फैसले लेने का अधिकार नहीं है। एक तरफ नागरिकता कानून के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है तो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार सैकड़ों हजारों लोग जो मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वो विपक्षी दलों के एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए विरोध के नए तरीके इजाद हो रहे हैं। विपक्ष के फर्जी आंदोलन की नकाब न उतरे, इसलिए धीरे धीरे इसके खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। लेकिन सरकार ने भी ठाना है कि इस बार 2019 जैसे दंगे फैलाने और भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।